सो हेलो एवरीवन। उत्तराखंड में जो हमने अरिहंत पब्लिकेशन की सीरीज़ शुरू करी थी उसका ये चैप्टर नंबर 14 होगा, जिसमें हम उत्तराखंड में ताल, झीलें और जो भी ग्लेशियर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उनको हम एमसीक्यू फॉर्म में कवर करेंगे बेसिकली। इसके नोट्स आपको मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर्स के सारे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, रूपकुंड किस ज़िले में स्थित है। तो रूपकुंड आपका चमोली में है और आपको पता होना चाहिए कि रूपकुंड वो कुंड है जहाँ पर नरकंकाल कुंड भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नरकंकाल मिले थे। ठीक है, और ये चमोली में धराली विकास खंड में एक बेदनी बुग्याल के समीप है। बेदनी बुग्याल आपको पता है कि बहुत फेमस बुग्याल है, और ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय इसी कुंड का निर्माण किया था। इसके अलावा इस कुंड से नंदा घुंघुटी और त्रिशूल पहाड़ियाँ जो है वो दिखाई देती हैं। कुछ जो कुछ कहानियाँ हैं उसके अनुसार ये भी कहा जाता है कि रूपकुंड का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास एक राजा थे जिनका नाम यश धवल था और उनकी रानी बल्पा। तो इनके कंकाल मिले हैं यहाँ पर। इस कारण से इसको कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड किस विकास खंड में स्थित है। तो मैंने भी आपको बताया ये धराली विकास खंड में स्थित है। रूपकुंड किस बुग्याल के पास स्थित है। तो ये बेदनी बुग्याल के पास स्थित है। किस पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती ने इस कुंड का निर्माण किया था। तो ये एक जो है ये मानस खंड में एक कहानी है जिसके अनुसार ये माना गया है कि शिव पार्वती ने इसका निर्माण किया था। रूपकुंड से कौन कौन सी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो यहाँ से त्रिशूल और नंदा घुंघुटी ये दो पर्वत दिखाई देते हैं। रूपकुंड को कंकाली ताल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया राजा यश धवल और उनकी रानी बल्पा, इनके कंकाल मिले थे तो इसलिए इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड से किस युग के कंकाल मिले हैं। तो इससे 600 ईसा पूर्व के कंकाल मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होमकुंड रूपकुंड से कितनी दूरी पर स्थित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि होमकुंड जो है वो भी चमोली में ही है और ये रूपकुंड से लगभग 17 किलोमीटर आगे है। इसके अलावा मान्यता के अनुसार इस ताल के किनारे जो है, जो एक चबूतरा है उस पर नंदा देवी का डोला रखा गया था। और इसी स्थान पे हर साल जो 12 वर्ष के पश्चात नंदा देवी राज्यात यात्रा होती है, उसमें जो 4 सिंगों वाला मेड़ू होता है या मेढ़ा होता है, सॉरी खाड़ू जिसको कहते हैं, वो यहाँ से फिर अकेला जाता है आगे। होमकुंड किस ऊंचाई पर स्थित है। तो ये लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। होमकुंड के किनारे किस देवी का डोला रखा गया था। तो नंदा देवी। और इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि नंदा देवी का जो डोला है या नंदा देवी की जो डोली है वो किस ताल के किनारे या किस कुंड के किनारे रखी जाती है। तो वो होमकुंड है, जहाँ से फिर उसके बाद जो 4 सिंगिया खाडू होता है, यानी 4 सिंगों वाला खाडू, वो वहाँ से अकेले फिर आगे जाता है। हर 12 वर्षों में यहाँ से कौन आगे जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, सिंहों वाला मेड़ू। ये सिंह होने थे, ये सिंह हो गया है। देवरिया ताल किस ज़िले में स्थित है। तो ये रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के पास है, और इसमें इस ताल के चारों ओर जो है वो काफ़ी सारे बुरांस के वृक्ष हैं, बांज के वृक्ष हैं इस तरीके से। और यहीं से लगभग तुंगनाथ भी काफ़ी नज़दीक बैठता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से सामने चौखंबा एक हिमशिखर है जो दिखाई देता है। देवरिया ताल से कौन सा हिमशिखर सुंदर दिखाई देता है। तो ये चौखंबा जो है, चौखंबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो एक मुकुट जैसा है। तो जैसे आपने क्राउन में देखा होगा तो उसके 4 कोने होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम चौखंबा पड़ा है। तो 3 पीक्स यहाँ से दिखाई देती हैं, गुप्तकाशी से, ऊखीमठ से, जो लोकल एरियाज हैं वहाँ से, और फिर उसका जो चौथा पिलर है वो पीछे उत्तरकाशी की तरफ से दिखाई देता है। वासुकी ताल किस प्रमुख धार्मिक स्थान से निकट है। तो वासुकी ताल आपको पता होना चाहिए केदारनाथ में है, और ये लगभग 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वहाँ से। और इस ताल का जो कलर है, इस ताल के जो
पानी का कलर है वो लाल रंग का है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो वासुकी नाग हैं उनका मतलब उनके लहूलुहान होने के कारण इस ताल का जो कलर है वो लाल हो गया था। वासुकी ताल किस रंग के जल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। वासुकी ताल किस कथा से जुड़ा हुआ है? तो वासुकी नाग के लहूलुहान होने की कथा से जुड़ा हुआ है। वासुकी ताल किस प्रकार के कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। डोडी ताल, डोडी ताल उत्तरकाशी से कितनी दूरी पर स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। डोडी ताल जो है पहले वो उत्तरकाशी में है और यहाँ पे जो है ठंडे पानी में रंगीन मछलियाँ दिखाई देती है और इसके अलावा ये 6 कोनों वाला है। ठीक है, तो ये 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भागीरथी की एक सहायक नदी है असो नदी जो है वो यहाँ से निकलती है डोडी ताल से। डोडी ताल गंगोत्री से कितनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डोडी ताल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंडे पानी और रंगीन मछलियाँ। क्वेश्चन इसका इन्वर्स भी बन सकता है कि कौन सा ताल इनमें से रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो डोडी ताल है। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है जो उत्तरकाशी में है और यहाँ से एक नदी मैंने आपको बता दिया असो नदी जो है वो निकलती है। डोडी ताल के चारों ओर कौन से वृक्ष हैं? तो ये भोजपत्र के वृक्ष होते हैं इसके चारों ओर। डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता चुका हूँ मैं। असो नदी जो है वो डोडी ताल से निकलती है। सतोपंथ ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस ताल के पास स्वर्गारोहणी शिखर से पांडव जो है वो स्वर्ग गए थे। और इसके अलावा इस ताल के 3 कोने हैं, तो ऐसा माना जाता है इन 3 कोनों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या करी थी। अलकनंदा नदी मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं से निकलती है। और सतोपंथ ताल के पास ही 2 कुंड हैं। एक कुंड का नाम है सूर्य कुंड और एक का नाम है चंद्र कुंड। सतोपंथ ताल के समीप कौन से 2 ताल हैं? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सूर्य कुंड और चंद्र कुंड ये सतोपंथ ताल के समीप है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि सूर्य कुंड और चंद्र कुंड जो हैं वो चमोली ज़िले में स्थित है। नचिकेता ताल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो नचिकेता ताल ये उत्तरकाशी में स्थित है, जो भगवान कार्तिकेय के नाम नचिकेता के नाम पर रखा गया। नचिकेता का नाम जो है वो उदलक है। ठीक है, उदलक के पुत्र नचिकेता थे। नचिकेता अगर आपने सुनी हो तो जो यमराज से अपने पिता को मांग के वापस ले आए थे वो नचिकेता हैं। ये यम नचिकेता एक संवाद भी है। नचिकेता ताल के पास विश्राम गृह कहाँ स्थित है? तो ये चौरंगी खाल एक जगह है जहाँ पर विश्राम गृह स्थित है। ये वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरह बताया गया है। केदार ताल उत्तरकाशी में किस स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो केदार ताल जो है वो थलैया सागर में गंगोत्री थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में है। केदार ताल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, थलैया सागर में स्थित है ये। केदार ताल के पास किस पर्वतों के पर्वतारोहण हेतु कैंप लगाए जाते हैं? तो ये थलैया सागर, जोगिन, भृंगपंथ, तो ये 3 जो पर्वत हैं यहाँ से केदार ताल से चढ़े जाते हैं और केदार ताल आपका उत्तरकाशी में स्थित है। लिंगा ताल किस क्षेत्र में स्थित है? तो लिंगा ताल आपका चमोली में स्थित है और ये फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। और एक और चीज़ है, सूर्य की रोशनी में जब ये ताल जो होता है ये लिंग के रूप में दिखाई देता है। इसी के पास एक और ताल है जिसका नाम आछरी ताल है, तो आछरी ताल आपको पता होना चाहिए, वो भी चमोली में स्थित है। लिंगा ताल सूर्य की रोशनी में किस रूप में दिखाई देता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिंग के रूप में दिखाई देता है एक। आछरी ताल कहाँ स्थित है? तो आछरी ताल चमोली में स्थित है, जो लिंगा ताल से थोड़ी सी दूरी पर है। महासर ताल किस जिले में स्थित है? तो महासर ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये कटोरेनुमा आकृति का है। ये 2 ताल हैं, तो जिनको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। इसके चारों ओर काफ़ी सारे वृक्ष और बुग्याल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महासर ताल किन आकृतियों से निर्मित है? तो महासर ताल जो है वो कटोरेनुमा आकृतियों से बना हुआ है।
और इसके अलावा इसको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। महासर ताल के दोनों तालों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो दो ताल हैं महासर ताल के, उनको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। महासर ताल के चारों ओर क्या विशेषता पाई जाती है? तो जो विशेषता है वह यही है कि इसके चारों ओर घने वृक्ष और बुग्याल हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। लोकपाल कुंड किस जिले में स्थित है? तो लोकपाल कुंड चमोली जिले में स्थित है। और आपको ये पता होना चाहिए कि लोकपाल कुंड वो कुंड है, इसको हेमकुंड भी कहा जाता है, जहाँ पर सिखों के 10वें जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने तपस्या करी थी। और यहाँ पे एक लक्ष्मण मंदिर भी है और एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो आपको पता होगा। इसके अलावा यह जो कुंड है ये 7 हिम शिखरों से घिरा हुआ है। लोकपाल कुंड के किनारे किसने तपस्या की थी? तो ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, जो सिखों के 10वें गुरु हैं श्री गुरु गोविंद साहिब जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। लोकपाल कुंड के पास कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर और गुरुद्वारा, ये दो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। लोकपाल कुंड कितने हिमाच्छादित शिखरों से घिरा हुआ है? तो जो हिमाच्छादित शिखर हैं वो 7 हैं। भरासर ताल, भराड़सर ताल, ठीक है, एक हमने महासर ताल पढ़ा और ये भराड़सर ताल है। तो भराड़सर ताल उत्तरकाशी में है और महासर ताल मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो चमोली में है। इसके अलावा इसका जो जल है वो गहरा नीले रंग का है। भरासर ताल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भरासर ताल गढ़वाल के किस प्रकार के तालों में गिना जाता है? तो ये मुख्य ताल हैं कुछ जो माना जाता है इसको। भरासर ताल का जल कैसा होता है? तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ का जल जो है वो गहरा नीला है, हरा नहीं है, गहरा नीला है। अप्सरा ताल कहाँ स्थित है? तो यह टिहरी में स्थित है, जो टिहरी में बूढ़ा केदार है वहाँ पे। इसके अलावा अप्सरा ताल में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अप्सराएं जो होती थी वो नहाने के लिए आती थी और इसलिए इसको आचरी ताल भी कहा जाता है। अप्सरा ताल के विषय में कौन सी किंवदंती प्रचलित है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे अप्सराएं जो होती थी वो स्नान करने के लिए आती थी। अप्सरा ताल का एक अन्य नाम क्या है? तो गढ़वाली में अप्सरा को आचरी भी कहते हैं। आचरी जो किसी को हर के ले जा लेती है, हर के मतलब वो मोह करके ले जाती है। बेनीताल किस जिले में स्थित है? तो बेनीताल चमोली में है, जो चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग 30 किलोमीटर पे आदि बद्री है और वहाँ से 5 किलोमीटर स्थित है बेनीताल। इसके अलावा इस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर है जहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह करते हैं लोग। बेनीताल के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, नंदा देवी मंदिर जो है वो बेनीताल के समीप पे ही स्थित है। मंसूर ताल कहाँ स्थित है? तो मंसूर ताल जो टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है उसके सामने स्थित है मंसूर ताल। और यहाँ पे इसका जो ईस्टर्न साइड है वहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग का भी रास्ता है। और भिलंगना एक नदी है, आपको पता होगा, भिलंगना जब भागीरथी से मिलती है वो मिलती है आपकी गणेश प्रयाग में। तो भिलंगना नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम दूध गंगा है। तो दूध गंगा मंसूर ताल से ही निकलती है। मंसूर ताल के पूर्वी छोर पर कौन सा रास्ता है? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, केदारनाथ ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो मंसूर ताल से ही निकलता है। मंसूर ताल से कौन सी सहायक नदी निकलती है? तो ये भिलंगना की सहायक नदी है दूध गंगा, जो मंसूर ताल से निकलती है। हेमकुंड झील कहाँ स्थित है? तो हेमकुंड अभी आपको बता चुका हूँ मैं, लोकपाल झील भी जिसे कहा जा रहा था वो चमोली में स्थित है। लोकपाल या हेमकुंड किस जिले में स्थित है? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो ये चमोली में ही स्थित है। सतोपंथ ताल का आकार कैसा है? तो भी हमने जब पहले आगे पढ़ा था तो सतोपंथ में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है क्योंकि इस ताल के 3 कोने हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इन 3 कोनों पे ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं उन्होंने तपस्या करी थी, तो ये इसका आकार जो है वो त्रिकोण आकार है। सतोपंथ ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। सहस्त्र ताल किस जिले में स्थित है? तो सहस्त्र का मतलब ऐसा 100 होता है, तो सहस्त्र ताल टिहरी जिले में स्थित है और ये गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है।
सहस्त्रताल को गढ़वाल क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्राप्त है? तो ये सबसे बड़ी और गहरी झील है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। गंगानी कुंड किस जिले में स्थित है? गंगानी, तो गंगानी बहुत फेमस स्पॉट भी है, ये उत्तरकाशी में है। गंगानी कुंड का पानी कैसा होता है? तो गंगानी कुंड का पानी जो है वो गंधक युक्त होता है। गंधक जिस पानी में होता है उससे ऐसा माना जाता है कि उससे शरीर की जो बीमारियां हैं, स्किन जो डिजीज़ होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं, वो हट जाती हैं। सूर्य कुंड या तप्त कुंड किस तीर्थ में स्थित है? तो अगर हम तीर्थ की बात करें तो यमुनोत्री में है सूर्य कुंड, या तप्त कुंड भी कहा जाता है जिसे। तप्त कुंड बद्रीनाथ किस जिले में स्थित है? तो एक तप्त कुंड बद्रीनाथ में भी है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि श्रद्धालु लोग जो होते हैं वो नहाते हैं, फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। इसी तरीके से एक तप्त कुंड सूर्य कुंड जो है वो यमुनोत्री में भी स्थित है। तो क्योंकि यहाँ पे बद्रीनाथ की बात हो रही है तो वो चमोली ज़िले में स्थित है। भाप कुंड व सलधार किस जिले में स्थित है? तो भाप कुंड और सलधार की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तप्त कुंड व मदनकोट कुंड ये कहाँ पर स्थित है? तप्त कुंड और मदनकोट, तो ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। कैंपटी फॉल ये एक बहुत फेमस स्पॉट है, आपको पता होना चाहिए, मसूरी में है। मसूरी क्योंकि ये टिहरी वाले एरिया में आता है। कैंपटी फॉल को उत्तराखंड में किस रूप में जाना जाता है? तो ये सबसे मनोहर और विशाल माना जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सहस्त्रधारा आपको पता है देहरादून में है, अभी वहाँ पे बाढ़ भी आई थी रिसेंट में। सहस्त्रधारा में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो यहाँ पे गंधक युक्त एक झरना है, जहाँ पे स्किन डिजीज़ जो है वो माना जाता है कि इस पानी में नहाने से स्किन डिजीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। सहस्त्रधारा में स्नान करने से क्या लाभ होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको। चर्म रोग जो होते हैं, स्किन डिजीज़, वो ठीक हो जाती हैं। मुंशियारी प्रपात कहाँ स्थित है? मुंशियारी आपको पता है कि बहुत फेमस जगह भी है पिथौरागढ़ में। वसुंधरा या वसुधारा प्रपात भी कहते हैं इसको, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बद्रीनाथ में ही है, माणा गांव से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ये। वसुंधरा प्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये लगभग 121 मीटर ऊंचा है। टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? तो टाइगर फॉल आपको पता होगा ये देहरादून में चक्राता वाले रीजन में आता है। टाइगर फॉल की ऊंचाई कितनी है? तो टाइगर फॉल लगभग 50 मीटर ऊंचा है। भट्टा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये मसूरी में देहरादून रीजन में पड़ता है। इसको हार्डी जलप्रपात भी है, वो भी देहरादून में ही है। विरथी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो विरथी जलप्रपात जो है वो मुंशियारी में है, पिथौरागढ़ के पास। भुरमुनी, ये मुरमुनी हो गया, भुरमुनी है। भुरमुनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये भी मुंशियारी के पास ही स्थित है। भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? भेलछड़ा भी आपका पिथौरागढ़ में है और ये नेपाल बॉर्डर के पास है। कॉर्बेट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कॉर्बेट आपको पता है काफ़ी फेमस है, नैनीताल में है। उत्तराखंड में हिमनदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में हिमनदों को बर्फ़ की नदियाँ, हिमानियाँ, बमक भी कहा जाता है। वैसे एक हिपरा बमक करके एक आपका ग्लेशियर है। हिमनदों की उत्पत्ति कहाँ होती है? हिमनदों की उत्पत्ति ऑब्वियस सी बात है पर्वतों ढालों पे होती है। गंगोत्री ग्लेशियर किस ज़िले में स्थित है? तो गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में आता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है ये, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, एवरेज चौड़ाई जो है वो 2 किलोमीटर के आसपास है। गंगोत्री ग्लेशियर की औसत चौड़ाई कितनी है? तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत की ढाल पर स्थित है? तो ये चौखंबा जो पर्वत है उसकी ढाल पर स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर के किस स्थान से भागीरथी नदी निकलती है? तो गौमुख जो है ये बहुत फेमस है, गंगा का ओरिजिन जहाँ से होता है, गंगा माँ का। गंगोत्री ग्लेशियर किन किन हिमनदों से जुड़ा हुआ है? तो ये तीनों जो हैं, चतुरंगी, स्वच्छंद और कैलाश मान, ये 3 हिमनद है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चतुरंगी हिमनद कहाँ पे है, स्वच्छंद हिमनद कहाँ पे और कैलाश मान कहाँ पे है। तो तीनों के तीनों उत्तरकाशी में ही होंगे। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी केदारनाथ में है, केदारनाथ से लगभग 3 किलोमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि वही चौराबाड़ी ग्लेशियर है जो आपदा के समय में जहाँ पे
बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से वो जो एक आपदा आई थी वो। चौराबाड़ी ग्लेशियर की चौड़ाई कितनी है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ऑन एवरेज 500 मीटर इसकी चौड़ाई है। मंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही निकलती है। इसके अलावा गांधी सरोवर भी इसी ग्लेशियर के पास में है। गांधी सरोवर किस ग्लेशियर के निकट स्थित है? गांधी सरोवर में माना जाता है कि गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो अंतिम समय में फिर यहीं पे विसर्जित की गई थी। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के समीप है गांधी सरोवर। सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर किस पर्वत के पूर्व में स्थित है? तो सतोपंथ और भागीरथी जो है वो नीलकंठ पर्वत के पूर्व में स्थित है, और इस स्थान को जो है अलकापुरी भी कहा जाता है। इसके अलावा सतोपंथ ग्लेशियर और जो भागीरथी ग्लेशियर है, ठीक है, ये दोनों मिलके अलकनंदा का उद्गम स्थल बनाते हैं। जो अलकनंदा नदी है वो यहीं से निकल के बनती है। सतोपंथ व भागीरथी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, इसको अलकापुरी कहा जाता है। सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर मिलकर किस नदी का उद्गम बनाते हैं? तो अलकनंदा जो नदी है वो सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर से मिलकर बनती है। लधिया नदी किस नदी में मिलती है? तो लधिया एक नदी है, बहुत फेमस नदी है, आपको पता होना चाहिए। तो ये काली में मिलती है। और एक जब मैंने आपको नदी वाला जो अपवाह तंत्र है इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, उसकी जब हम MCQ कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पूर्वी नदी जो है वो लधिया ही है, जो राज्य में सबसे पूर्व की तरफ बहती है। लधिया नदी काली नदी में किस दिशा में मिलती है? तो ये दाईं ओर से मिलती है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लधिया नदी काली नदी में कहाँ मिलती है? तो ये चूका, चंपावत में एक जगह है जहाँ पे ये मिलती है। लधिया नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये गजार एक नामक जगह है जहाँ पे लधिया नदी का उद्गम स्थान है। वूलर झील किस प्रकार की झील है? तो जो आपकी वूलर झील कश्मीर वाली है वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो एक ज्वालामुखी टाइप की है, वोल्केनिक लेक जिसको कहते हैं। चिल्का और कोलेरो झीलें किस प्रकार की हैं? तो ये लैगून झीलें हैं। लैगून आपको पता होना चाहिए, समुद्र की लहरें किनारे की तरफ आती है और वापसी जाते हुए जब वाटर का फोर्स इतना नहीं होता तो एक जगह पे वाटर इकट्ठा होकर एक लेक बना देता है, तो वो लैगून झील कहलाती हैं। सांभर और डीडीवाना ये दोनों राजस्थान में है। ये किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये वायुगत यानी जो एयर की वजह से बनी है। उत्तराखंड की झीलें किस प्रकार की होती है? तो ये मेनली हिमानी प्रकार की है, यानी कि जो हिमनदों से बनी हुई है। खाल और कुंड किन के लिए प्रसिद्ध है? तो खाल और कुंड की अगर हम बात करें तो ये छोटे आकार की होते हैं। किस क्षेत्र में हिमानी झीलों की अधिकता है? तो कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादातर झीलें जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में है। झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को क्या कहा जाता है? तो नैनीताल को झील की नगरी, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, और इसकी जो खोज की थी वो 1841 में CP बैरन ने की थी। नैनीताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, त्रिऋषि सरोवर इसको कहा गया है। और कहाँ कहा गया है? तो स्कंद पुराण में इसको त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। भीमताल का आकार कैसा है? तो भीमताल जो है वो त्रिभुजाकार आकार की है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो ये सबसे बड़ी झील है, जो सबसे बड़ा ताल है कुमाऊं क्षेत्र का वो भीमताल है। और गढ़वाल क्षेत्र का आप बताइए, मैंने भी आपको बताए थे कौन सा ताल जो गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है। नौकुचिया ताल में कुल कितने कोने हैं? तो जैसे कि आप नाम से ही पढ़ सकते हो 9, तो 9 यानी 9। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की किस दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो ये सबसे गहरा है, कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे गहरा ताल है वो नौकुचिया ताल है। झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? तो झिलमिल ताल जो है आपका टनकपुर में ब्रह्मदेव जगह है, वहाँ पे झिलमिल ताल है। झिलमिल ताल के बारे में क्या मान्यता है कि इसके जो सारे कोने हैं
वो कभी आप एक साथ नहीं देख सकते। नैनीताल को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल के चारों ओर कितने पहाड़ हैं? तो हेमकुंड और नैनीताल दोनों के चारों ओर 7 पहाड़ हैं, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नैनीताल का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसको एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, उसका नाम है चाइना पीक या चीना पीक या नैना पीक भी कहा जाता है। नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? साउथ ईस्ट रीजन से जो नदी निकलती है वो है बलिया नदी। नैनीताल को मल्ली ताल और तल्ली ताल में विभाजित करने वाली चट्टान कहाँ स्थित है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे ही बन गया है, वैसे बीच में है। जो तल्ली ताल और मल्ली ताल दो अलग अलग साइड माने जाते हैं इसके। नैनीताल का पानी किस रंग का होता है? तो नैनीताल में जो पानी है वो नीला और हरे रंग का है। नैनीताल की ऊपरी सतह किस शैवाल से आच्छादित रहती है? तो ये कुकुर मकरी, ये एक शैवाल का नाम है जिससे ये कवर्ड रहती है। नैनीताल की खोज किसने की थी? तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि सीपी बैरन ने 1841 में नैनीताल की खोज की थी। 7 ताल की प्रमुख झीलों में कौन कौन शामिल है? तो ये जो सभी की सभी हैं, नल दमयंती, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल। 7 ताल की आकृति किसके समान है? तो ये अश्व के खुर के समान है। और ये क्वेश्चन इन्वर्स में भी बन सकता है कि किस ताल की आकृति अश्व के खुर के समान है? तो 7 ताल वो ताल है जिसकी आकृति अश्व के खुर के समान है। खुरपा ताल, खुरपा ताल कहाँ स्थित है? तो खुरपा ताल नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। खुरपा ताल का आकार किसके समान है? तो इसका जो आकार है वो जानवर के खुर के समान है। द्रोण सागर, द्रोण सागर कहाँ स्थित है? तो द्रोण सागर काशीपुर से लगभग 2-1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ठीक है, और ये उधम सिंह नगर में आता है ये। श्यामला ताल के किनारे कौन सा आश्रम स्थित है? या इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है वो कौन से ताल के किनारे स्थित है? श्यामला ताल, ठीक है, तो श्यामला ताल जो है वो आपका चंपावत में है। श्यामला ताल में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो यहाँ पे एक झूला मेला लगता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तड़ाग ताल, तड़ाग का मतलब ही क्या होता है? संस्कृत में ताल होता है, तो तड़ाग ताल जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। तड़ाग ताल किन वृक्षों से घिरा हुआ है? तो ये चीड़, देवदार, बांज और बुरास, ये सारे के सारे वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें किस जिले में पाई जाती है? तो ये चमोली ज़िले में सर्वाधिक जो झीलें हैं वो पाई जाती हैं। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील कौन सी है? तो ये सहस्त्र ताल है जो सबसे बड़ी और गहरी है। सहस्त्र ताल झील से की तलहटी में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित लाखों चौकियाँ स्पष्ट दिखाई देती है? तो इस स्लेट से निर्मित काफ़ी सारी एक चौकियाँ जो है वो इसकी तल में देखी जा सकती है। वासुकी ताल किस रंग के कमलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पहले बता चुका हूँ मैं, नीले रंग के कमलों के लिए प्रसिद्ध है। शरावती ताल या फिर गांधी सरोवर में 1948 में किसकी अस्थियाँ विसर्जित की गई? तो महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ हैं वो यहीं केदारनाथ में, जो जिसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, वहाँ पे विसर्जित की गई। पिंडारी ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो पिंडारी जो ग्लेशियर से निकलती है वो पिंडर नदी निकलती है।